आप सभी को शुभ संध्या। संडे 8 बज चुके हैं। मैं तो तैयार हूँ। उम्मीद है आप लोग भी आईपीसी की लाइव क्लास के लिए तैयार होंगे और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी एक दूसरे से जुड़ चुके होंगे। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी वो सेक्शन 34, 149, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों की बात की। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट थे जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया जो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्लॉज होता है, जिस पे डेफिनेशन दी होती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं। ठीक है। आईपीसी जैसे कि आप सबको पता है कि बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है। रोचक होने की वजह जो है उसके पीछे ये है कि एक सामान्य जीवन में हम सब इससे बहुत इंटरेक्ट होते हैं। हालांकि साइबर, आप सब जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझे जो जानते हैं उनको पता है कि हाँ, साइबर जो है वो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आने वाला समय जो होगा वो साइबर का होगा। थोड़ा सा आपके साथ कन्विंस भी कर रहा हूँ, आने वाला जो समय है वो साइबर का होगा। साइबर और आईपीसी दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक जोड़ते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन यहाँ मिलते हैं, जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वही वहाँ भी होती हैं। मैं साइबर नहीं पढ़ा रहा हूँ। बातें हो रही थी लास्ट टाइम की जो चीज़ें डिस्कस हुई आपके साथ, डेफिनेशन क्लॉजेस थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अभी जो आपके साथ स्टार्ट करना था आज की डेट में वो था पनिशमेंट। सेक्शन 52 तक कुछ चीज़ें हो गई थी, सेक्शन 53 से आपके साथ स्टार्ट करना था। ठीक है। तो सेक्शन 53 सबसे पहले जो बात करता है वो बताता है कि किस किस तरह के अपराध, किस किस तरह के दंड, जो अपराध आईपीसी में दंडित हैं उनमें से किस किस तरह के अपराध जो हैं, दंड जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इस क्रम में जो हमारे पास है वो सबसे पहले मृत्युदंड, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मृत्युदंड है। मृत्युदंड के बाद दूसरा जो सेकंड बड़ी पनिशमेंट है वो हमारे पास आजीवन कारावास का है। ठीक है। आजीवन कारावास के बाद फिर आजीवन कारावास के जस्ट बाद कारावास की कैटेगरी आती है कन्फाइनमेंट। इसमें जो कारावास है वो दो तरह का होता है। पहला कारावास जो है वो साधारण होता है और दूसरा जो होता है वो कठिन होता है। इसके बाद जो तीसरा दंड है वो हमारा है, वो तीसरा हमारा दंड जो है वो संपत्ति जब्त करना, सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और लास्ट जो है वो सबसे सामान्यतः हमको हर जगह दिख जाता है, वो है जुर्माना, फाइन। ठीक है। तो ये कुल मिला के कहने को तो 6 हैं, लेकिन आजीवन निर्वसन जो था, जिसको हम कहते थे कि हाँ सजा काला पानी या देश निकाला, इस तरह का दंड जो है वो अब भारत में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जहाँ जहाँ पर आजीवन निर्वसन शब्द इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर इसे रिपील करके हटाकर आजीवन कारावास जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो ये दंड तो हैं हमारे पास, लेकिन इन दंड के लिए, इन पनिशमेंट के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो जब तक हम इसके फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तब तक इस फिलॉसफी के बिना पनिशमेंट और पनिशमेंट का इम्प्लीमेंटेशन ये जान पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। जो बेसिकली हम देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट जिसकी बात करते हैं, दंड के थ्योरीज, पनिशमेंट की थ्योरीज जिसके बारे में बात करते हैं, तो सामान्यतः जब हम देखते हैं तो हमारे पास 4 तरह के, जी हाँ, फॉरेन जो हमारे पास आया वो 4 हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक जो है वो अपना खुद का भारत का, इंडियन कल्चर का इस्टेब्लिश किया हुआ कॉन्सेप्ट है। उसको लेके हम देखें तो 5, वरना हमारे पास 4 थ्योरीज जो हैं वो पनिशमेंट की होती है। सबसे पहली जिसको आप रेट्रिब्यूटिव थ्योरी कहते हैं, प्रतिकारात्मक। ठीक है। रेट्रिब्यूटिव या प्रतिकारात्मक का मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी कृत्य, किसी काम के बदले हम बदले में वैसा ही प्रतिकार करें, वैसा ही कार्य करें। ठीक है। हम सभी थोड़ा बहुत शायद इतिहास में जानते हो या ऐसे जानते हो, एक सबसे पहला जो कोड था, क्रिमिनल कोड था, वो कोड था हम्मुराबी की जो
विधि संहिता थी वो सबसे पहला कोड था। और हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी उस समय तक, मेसोपोटामिया की उस समय की सभ्यता तक अपराध शब्द का कहीं सृजन नहीं हुआ था। उस समय जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो अपकृत्य का, टॉर्ट का हुआ करता था। ठीक है, अपराध जो है, मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास जो थी उसमें मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, समझाया था कि अपराध जो है वो बाद में धीरे धीरे करके रिफाइन होके आया है। उससे पहले अपकृत्य का कॉन्सेप्ट ही हुआ करता था। तो अपकृत्य के कॉन्सेप्ट में आपको पता है आज भी टॉर्ट्स जो होता है, टॉर्ट्स आप पढ़ते हैं तो जो इन्फेक्टेड पार्टी होती है, जो विक्टिम की पार्टी होती है, विक्टिम वर्ड तो वहाँ नहीं कहेंगे, अफेक्टेड या इंजर्ड पार्टी ही कहेंगे। तो जो इंजर्ड पार्टी होती है टॉर्ट में वही सूट फाइल करती है, वही मुकदमा आगे लाती है। तो इसी तरह से जो ऑफेंस हुआ कर, जो अपकृत्य हुआ करता था उसके लिए सरकार या राज्य की तरफ से वाद न लाकर जो क्षतिग्रस्त पार्टी हुआ करती थी वही क्षतिग्रस्त मुकदमे लाया करती थी। ये एंशियंट समय की टाइम की बात है। और एंशियंट टाइम में जब तक ये रेट्रिब्यूटिव थ्योरी जो है ये कॉन्सेप्ट चलन में था तब तक अपकृत्य का कॉन्सेप्ट था और तब तक राज्य मुकदमा नहीं लाते थे। उस समय जो पीड़ित पक्ष होता था वही मुकदमा लाता था। देखिए आज की जो पार्ट की जो क्लास है उसमें काफ़ी हद तक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको जब पढ़ना होगा तो आपको थोड़ा सा राज्य के संरचना के विषय में जानना होगा। राज्य की संरचना जो है, जैसा कि आप सबको शायद पता हो या उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी होगी, ऑल ऑफ यू वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आवाज़ स्लो आ रही है, होप अभी मच बेटर। ठीक है, तो उस समय का जो कॉन्सेप्ट था, मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, राज्य की संरचना। राज्य की संरचना जैसे आप कभी रूसो या लॉक को पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो वहाँ आप पाएंगे कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ओरिजिन हुई तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में राज्य ने अपने नागरिकों से कुछ अधिकारों का आदान प्रदान किया। ठीक है, उन आदान प्रदान के में ये था कि राज्य जो था वो व्यक्ति की सुरक्षा, ठीक है, संपत्ति की सुरक्षा, ये जो सबसे बड़ा इशू था, इसके अलावा भी कई इशू थे लेकिन ये सबसे बड़ा इशू जो था वो राज्य ने अपने पास अपनी जिम्मेदारी ली। ठीक है, इस जिम्मेदारी को उठाया और बदले में व्यक्तियों से उसके कुछ अधिकार जो उसके राइट थे उन राइट को अपने पास रख लिया। तो अलग का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है, इतना जानना हमारे लिए पर्याप्त है कि रूसो लॉक की जो थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जब से राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, जब से राज्य ओरिजिन हुआ तब से ये अपराध का कॉन्सेप्ट जो है अपकृत्य से बदल के अपराध के कॉन्सेप्ट में ये चीजें स्टार्ट हो गई। जब अपकृत्य की भावना अपराध में परिवर्तित हो गई तो एक पुस्तक का नाम मैं आपको नोट कराना चाहूँगा। पैट्रिक डेवलिन की एक पुस्तक है, पैट्रिक डेवलिन, उस पुस्तक का नाम है द जज। ठीक है, द जज। इस पुस्तक में उन्होंने डेवलिन ने ये बात बोली कि मैं उस बात की पुष्टि करता हूँ कि न्याय का तात्पर्य प्रतिकार है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, यह एक भावनात्मक प्रवाह है। इस सेंटेंस को जब हम थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और आज के मॉडर्न टाइम में हम आते हैं तो आज भी आप देखते हैं तो पनिशमेंट का क्या मतलब होता है। जब आप जस्टिस की बात करते हैं, अपराध के लिए आप न्यायालय जाते हैं और न्यायालय में जस्टिस की मांग करते हैं, न्याय ही तो मांगते हैं। ठीक है, न्यायालय में जस्टिस होता है, न्याय होता है। ठीक है, एक सामान्य सी बात है, मैं अगर आपसे एक उदाहरण लेके बात पूछूं, आवाज आपको शायद ठीक मिल रही हो, अगर मैं आपसे एक उदाहरण लेके पूछूं कि एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसने ए ने बी की हत्या कर दी। ठीक है, ए ने बी की हत्या कर दी। ठीक है, अभी क्या है, अब बी के घर वाले न्याय के लिए पुलिस में एफआईआर करेंगे, राज्य मुकदमा स्टार्ट करेगा और ए को हम ये कहते हैं कि चलो दंड मिल जाता है और दंड मिलने पर उसे फांसी की सजा मिल जाती है। ठीक है, क्या ये न्याय हो गया?
क्या यही जस्टिस है? सवाल ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी जो बी जिसकी हत्या हुई है, ठीक है, उसकी पत्नी का क्या, उसके माता पिता का क्या, उसके बच्चों का क्या, इनके लिए क्या? क्या ए को फांसी पे लटका देने से बाकी उसके आश्रितों को क्या न्याय मिल गया? क्या जस्टिस हो गया? पहली समस्या। दूसरी समस्या, ए को जिसे फांसी पे लटकाया गया है, उसकी पत्नी का क्या, उसके बच्चों का क्या, उसके माता पिता का क्या? क्या ये अपराध को आगे बढ़ाने की और प्रक्रिया नहीं है? क्योंकि अब मान लीजिए ए और बी दोनों अपने परिवार के एकमात्र आय के स्रोत हों, जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन हो, तब ऐसी स्थिति पे क्या होगा? हो सकता है उसकी पत्नी या उसके बच्चे किसी आपराधिक रास्ते पे आगे बढ़ जाएं, उसके माता पिता जो हैं वो ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाएं जिसकी कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो अगर हम बात करें जस्टिस की, न्याय की, मैंने पहले भी कहा कि आज की क्लास जो है वो थोड़ी ज्यूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट को टच करते हुए होगी। तो जब बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की, ठीक है, तो एक सामान्य भाव में देखा जाए तो समय समय पर इसकी थ्योरीज, इसकी परिभाषाएं बदलती रही, और आज तक किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के ज्यूरिस्ट ने एग्जैक्टली न्याय की परिभाषा देने में अपने आप को कंफर्ट नहीं समझा। एग्जैक्टली न्याय की परिभाषा डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। जैसे अपराध को डिफाइन कर पाना मुश्किल कार्य है, वैसे ही न्याय को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। ये केवल और केवल देश, काल, समय, समाज की स्थिति, इन बातों पर निर्भर करती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपराध को या न्याय को परिभाषित करती है और उसे अपने अंतिम चरण पर ले जाती है। ये 4-5 थ्योरियां जो हैं हमारे बीच, आज हम क्राइम की जो बात करते हैं, उन क्राइम में 4-5 थ्योरियां जो हमारे बीच में डिजर्व करती है, ये भी केवल और केवल चीज़ों को एलेबरेट करने के काम आती है, चीज़ों को समझाने के काम आती है। अगर हम वास्तव में न्याय की परिकल्पना के बारे में बात करें, न्याय के कॉन्सेप्ट की बात करें, जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये एक डायनेमिक फेज है। समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की बुद्धिजीविता के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से ये हमेशा बदलती रहेगी। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये उस समय की बात है जब शिक्षा बड़े कम लोगों के पास हुआ करती थी, ज्ञान के बारे में लोगों को बड़ा कम आकलन हुआ करता था। उस समय क्या था? दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। वो एक बर्बरता हुआ करती थी। बर्बरता के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम सभ्य हुए, हमारी ये थ्योरीज पनिशमेंट की ये रेसिप्रोकली चेंज होती रही, कंटिन्यूस फ्लो में आती रही, और नए नई चीज़ें हम पढ़ते रहे। और हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले समाज में व्यक्तियों के बीच में और अधिक जागरूकता हो जाए, और अधिक सजीव हो जाएं अपराध के लिए, और लोगों के दिमाग में चीज़ें और बढ़ जाए, तो हो सकता है कि हम आगे चल के कुछ नई थ्योरीज भी हम पढ़ें। ठीक है, तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का सिर्फ एक मतलब है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। ठीक है, जैसा हमारे साथ किया गया बदले में हम वैसा करें। ये हो सकता है कि हम राज्य के माध्यम से करें दंड के रूप में, या हो सकता है हम स्वयं करें। ठीक है, लेकिन ये उस समय का कॉन्सेप्ट था। आज के समय इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए बड़ी कम चीजें शेष हैं। ठीक है, अगली जो है वो डेटरेंट थ्योरी है, प्रतिरोध की बात है। ठीक है, हिंदी में इसे भयोपकारी या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये भय को क्रिएट करती है। समाज में अपराध को लेकर, जो अपराध किए जा रहे हैं उन अपराधों के लेके एक भय का माहौल क्रिएट किया जाता है कि व्यक्ति के अंतर्गत मन में एक भय उत्पन्न हो और वो अपराध से विमुख हो सके, वो अपराध की तरफ फिर आगे ना बढ़े। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वास्तव में इस चीज को देखा जाए तो अगर भय की थ्योरी इतनी अच्छी होती, इतने अच्छे तरीके से काम कर पाती, तो वाजिब सी बात है कि अपराधों की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन नहीं होता।
एक बार रेप के मैटर हो जाते और लोग उससे दंडित हो जाते, ठीक है, तो बाद में दोबारा रेप के इश्यूज ना क्रिएट होते। चोरी के दंड होने के बाद लोग उससे प्रभावित होते और फिर दोबारा फिर लोग उससे उस अपराध की तरफ आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। कर्नाटका राज्य वर्सेस कृष्णप्पा, ठीक है, कर्नाटका राज्य वर्सेस कृष्णप्पा के मामले में ये कहा गया कि, खैर इसको आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर एक उदाहरण हम ले लिया जाए, एक उदाहरण हम ले लें और ये माने कि हाँ, अगर भय की थ्योरी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे तरीके से काम करती है, तो जो अपराध होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हाँ, जहाँ लोगों को दंड दिया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, वहाँ पे भी लोग जेब काटने का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भय समाज में क्रिएट करना, इस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत करना ताकि लोग अपराध से दूर हटें और ऐसी चीज़ों को दोबारा रिपीट ना करें, यही डेटरेंट थ्योरी यानी प्रतिरोध की थ्योरी जो है वो हमें बताती है। इसके बाद जो है वो दंड के निवारण का सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी, नाम से ही स्पष्ट होता है कि शासन या राज्य ऐसे कृत्य करे, ऐसे कार्य करे, ऐसी कह सकते हैं कि ऐसे पहले से कॉशन ले ले जिससे कि दंड देने की नौबत ही ना आए, अपराध अपने आप में हो ही ना पाए, ठीक है। इस तरह के जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे ये दंड के निवारण या प्रिवेंटिव थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे आप आईपीसी में पढ़ते हैं, आईपीसी में अबेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, अबेटमेंट के बाद आप अटेम्प्ट पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें उसी सिद्धांत को तो बताया गया है। अटेम्प्ट क्या है, आपने अपराध करने की कोशिश की, ठीक है, प्रयास किया, प्रयत्न किया, आपको वहीं दंड दे दिया गया ताकि अपराध जो है वो आगे फिर ना होने पाए, यानी निवारण करने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसके लिए समाज, शासन, प्रशासन पूरी तरह से कोशिश करता है, पुलिस विभाग अपना कार्य तेजी से करता है, न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से कार्य करती है, ठीक है, जो आपकी एजेंसीज हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं ताकि अपराध जो हैं वो होने से पहले ही रोक लिए जाएं। जैसे कि अटेम्प्ट मैंने आपसे बताया, जैसे आपको दुष्प्रेरण में होता है, अबेटमेंट में होता है, ठीक है, कि अपराध होने से पहले ही अगर उसकी जानकारी हो जा रही है तो अपराध को वहीं रोक लिया जाए। इन सारी चीज़ों के लिए ये आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी काम आती है, या इन सारी चीज़ों को इसमें हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है रिफॉर्मेटरी थ्योरी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे हम, आप और समाज सभ्य होगा वैसे वैसे हमारे सिद्धांतों में परिवर्तन होते जाएंगे। पहले हमने आंख के बदले आंख की बात की, ठीक है, फिर दोबारा हमने बात की कि हम ऐसी सजा आपको देंगे कि सबक रहेगा, लोगों के बीच में सबक रहेगा, जमाने को सबक रहेगा, ठीक है, हमने उसकी बात की, ठीक है। फिर एक कोशिश ये की कि हम अपराध को होने ही ना दें, हम थोड़ा और सक्षम हुए, थोड़ा सा और ज्ञानी हुए, थोड़ा सा और विकासशील हुए, तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि अपराध को हम होने ही ना दें, अपराध को रोकने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पे हमारे पास प्रिवेंटिव थ्योरी आई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पढ़ने के लिए थ्योरी है वो है रिफॉर्मेटरी थ्योरी। रिफॉर्मेटरी थ्योरी हम और अधिक सभ्य हो गए। हमने ये माना कि किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, समाज में, परिवेश में, वातावरण में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है वो अपराध की तरफ अग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि भाई हम मतलब मैं, आप, समाज, ठीक है, हमने ये सोचा कि जो व्यक्ति अपराधी हो गया है, जिसने अपराध कर लिया, तो अब उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। सुधारने के लिए हमने क्या चीज़ें एस्टेब्लिश की, हमने बोस्टल्स एस्टेब्लिश किए, हमने सुधार गृह बनाए, ठीक है, और जेलों में हमने विद्यालय, पढ़ने लिखने की व्यवस्था और इस तरह की और मोरल चीज़ों को एस्टेब्लिश किया। तो क्या है, हम सुधार की तरफ आगे बढ़े।
अब इसके बाद हो सकता है कि आने वाले, अभी एक बचा है, 4 मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक बचा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ और थ्योरी हमें जानने को मिले, कुछ और पढ़ने को मिले। विधि है, विधि विकास के क्रम में है। और सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि झरने का पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें लगातार प्रवाह होता है। जिस दिन प्रवाह रुक जाएगा, झील की तरह स्थिर हो जाएगा, उस दिन उसमें सड़न हो जाएगी। झील के पानी में सड़न होती है, ठीक है। इसके बाद जो एक हमारा अपना कॉन्सेप्ट बचता है, एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये 5वां, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदू विधि शास्त्र में इसे जाना जाता है। हिंदू विधि शास्त्र मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम प्रायश्चित करने का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। किसी अपराध के लिए अगर हमने प्रायश्चित कर लिया तो ये माना जाता है। मनु का इसमें एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। मनु ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसे दंड का भोग कर लिया है, दंड का भोग यानी प्रायश्चित, ठीक है, कर लिया है, तो वह स्वर्ग में एक सामान्य व्यक्ति की तरह वहां प्रस्तुत होगा। ये मनु का स्टेटमेंट है। कहाँ कोड है ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई अपराधी, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध के बाद अगर वह व्यक्ति अपने किए गए कार्य के लिए प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आधुनिक समाज में प्रायश्चित का जो तरीका है वो दंड का भोग है, पनिशमेंट है, उतने दिन उतने समय कारावास में रहना, ठीक है। और इसी का एक कॉन्सेप्ट आईपीसी में भी हमें मिलता है। आईपीसी में जब आप सेक्शन 73, 74 पढ़ते हैं तो वहां पर एकांत परिरोध की बात आती है, ठीक है। एकांत परिरोध का मतलब ये हुआ कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है, उसे कुछ समय के लिए अकेले रखा जाता है ताकि वो अपने किए गए कृत्यों के बारे में सोच सके, समझ सके, और उसके क्या परिणाम हुए, उसके जीवन पर उसका क्या फर्क पड़ा, असर पड़ा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपराध से अपने आप को दूर कर सके, ठीक है। तो ये 5, जब कभी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में आप मेंशन करें तो इन 5 थ्योरी को जरूर बताएं, और इन 5 थ्योरी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो आप बताएं। इसमें एक केस है, इस केस को डेटरेंट थ्योरी के साथ जोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, कर्नाटक, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा 2004 SCC 75। डेटरेंट थ्योरी के साथ अभी आधुनिक समाज में ये बात जोड़ी गई कि जो अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, उन अपराधों के लिए दंड जो है वो कठोरतम होना चाहिए, जिससे समाज में भय उत्पन्न हो सके और लोग इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन करने में हिचके, ठीक है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा। रिफॉर्मेटिव थ्योरी के लिए एक ओपेनहेमर विधि शास्त्री, आप सभी जानते होंगे, इनकी एक बुक है, एक किताब है, रेशनल्स ऑफ पनिशमेंट। याद रखिएगा, ठीक है, आपकी इस बात को मैं देखता हूं, ठीक है। जो बात है कि रेशनल ऑफ पनिशमेंट, ओपेनहेमर की ये पुस्तक है, याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पूछे जाएंगे ये आपको अंदाजा होगा, ठीक। तो रेशनल ऑफ पनिशमेंट में ओपेनहेमर ने बहुत सारी ऐसी चीजों को मेंशन किया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजों को मेंशन किया है जिसमें व्यक्ति को रिफॉर्म करने के लिए, अपने अपराध के लिए, फिर से उन सारी चीजों का प्रायश्चित करने के लिए तरह तरह के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद फिर ये सारी चीजें तो आपके अपराध की जो व्यवस्था है वो है, ये थ्योरीज हैं। अब अपनी आईपीसी की जो चीजें हैं हम उनके बारे में जान ले। सबसे पहला जो पनिशमेंट आपको बताया गया है वो है कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। तो एक समस्या हमारे सामने अक्सर आती है कि मृत्युदंड
मृत्युदंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे समाज में समय समय पर विभिन्न वादों के माध्यम से, विभिन्न तर्क वितर्क या मंचों पर हमें सुनने को मिल जाती है। तो एक केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का ये केस है। 1979 1 SCC 20। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये स्पष्ट किया कि मृत्युदंड देना ये राज्य का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज के लिए एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं जिससे सामाजिकता और बैलेंस खराब हो सकता है, उस स्थिति पे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना ये राज्य का अपना अधिकार है और ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी बात को बच्चन सिंह, आपको अच्छे से पता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट की थ्योरी इस कॉन्सेप्ट में निकल के आई थी। ठीक है, बच्चन सिंह के केस में भी इस बात को फिर से रिपीट किया गया। ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड देना ये प्रत्येक राज्य के लिए अपना अधिकार है और इस चीज के लिए वो संवैधानिक है और उसे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह से एक केस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। इस केस में जनता के सामने खुले में फांसी देना, ठीक है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बर्बरता बताया, बहुत ही क्रूरल बताया और कहा सभ्य समाज के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। इसी तरह से रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 CRLJ 940 SC और राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 CRLJ 790 SC। इन सभी वादों में, इन सभी मुकदमों ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी को, कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। केस आप फिर से अगर चाहें तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनता के सामने फांसी पे लटकाना, इस चीज को मना कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और कहा यह सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इसी तरह से रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी को पूरी तरह से लेजिटिमेट किया और कहा कि नहीं, ये उचित है, इसे रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ये फांसी की जो पनिशमेंट है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्युदंड है, ठीक है। मृत्युदंड जो है वो आईपीसी में बहुत ज़्यादा सेक्शन में डिराइव नहीं है। सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, सेक्शन 132 विद्रोह के दुष्प्रेरण, विद्रोह के दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ हो भारत सरकार के विरुद्ध, ऐसा कोई विद्रोह, ठीक है, और उस विद्रोह का दुष्प्रेरण, एबेटमेंट, जिसके कारण ऐसा विद्रोह, ऐसा षड्यंत्र हुआ है, उसमें भी सेक्शन 132, उसमें भी फांसी की सजा यानी मृत्युदंड का प्रावधान है। इसी तरह से सेक्शन 194, सेक्शन 194 किसी ऐसे अपराध में जिसमें मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा हो और अपराधी व्यक्ति को मृत्युदंड तक प्राप्त हो सकता है, ऐसे अपराध में मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसी के बाद फिर
302 आप सभी को पता है हत्या, 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, कोई बच्चा है या कोई इंटॉक्सिकेटेड है या कोई ऐसा पागल व्यक्ति है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन इस हद तक हो गई हो कि वो पागलपन को प्राप्त हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 196 हत्या सहित डकैती, ये ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद अभी 2003 का जो अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, बहुत समय से मांग हो रही थी, ठीक, तो ये इतने ऐसे पनिशमेंट हैं ऐसे अपराध हैं इन सेक्शन में जिनमें कि किसी अपराधी को, किसी कल्प्रिट को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है, आप उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे कि मृत्युदंड जो है वो केवल और केवल सेशन कोर्ट से ऊपर की जो कोर्ट्स हैं वो दे सकती हैं, उससे नीचे की कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट के लिए उचित नहीं है, उनको ये क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और अगर सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है तो उसे हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक होता है। इसके बाद अगले क्रम में जो हमारी पनिशमेंट की जो हमारा अगला जो बड़ा पनिशमेंट है, वो अगला बड़ा पनिशमेंट है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के लिए मैंने पहले भी बताया कि हाँ, जहाँ जहाँ देश निकाला या काला पानी या इस तरह के जो वर्ड थे वो उन सबको हटा दिया गया है। 1955 एक्ट नंबर 26 के माध्यम से इस शब्द को हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है, ठीक है। 1955 एक्ट नंबर 26 सेक्शन 55 जो है वो ये बताती है कि किसी व्यक्ति को जिसको आजीवन कारावास दिया गया है, ऐसे किसी व्यक्ति को सेक्शन 55 में ये बताया गया है कि जो समुचित सरकार है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो किसी व्यक्ति के आजीवन कारावास को बिना उस व्यक्ति की इच्छा के या अनुमति के उसे कम कर सकती है। साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं शायद, मुझे मैसेज कन्वे कर दो, क्या मैं अभी भी लाइव हूं? एनीवन? ब्रॉडकास्टिंग का एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो क्या मैं अभी भी आप सबके साथ कनेक्ट हूं? मुझे रिप्लाई दे दें। मुझे रिप्लाई दे दें। ब्रॉडकास्टिंग का एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, क्या मैं अभी भी आपके साथ कनेक्ट हूं? ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहां समुचित सरकार की बात की गई है। सेक्शन 55 जो है वो समुचित एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हुआ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसी सरकार जिस अपराध के साथ जिस अपराध में उस व्यक्ति को दंड दिया गया है, उस अपराध के लिए किस राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का किसका अपना प्रभुत्व है, किसका अपना ज्यूरिडिक्शन है, ये उस बात पर निर्भर करता है। समुचित सरकार, खूब ये सवाल मिले हैं, मैंने तो खूब देखे हैं, ठीक है, कि समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है। समुचित सरकार से अभिप्राय ये है कि जिस दंड के लिए, ठीक है, जिस दंड के लिए व्यक्ति को दंडित किया गया है, वो पनिशमेंट, वो अपराध किस एरिया में आता है, सेंट्रल के एरिया में आता है या स्टेट के एरिया में आता है। अगर सेंट्रल के मामले में आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट समुचित सरकार होगी, और अगर स्टेट के मामले में वो आता है तो वो स्टेट वहां पर समुचित सरकार होगी, ठीक है।
लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2000 CRLJ 4017। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आजीवन कारावास है वो 20 वर्ष तक सीमित नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब है शेष जीवन तक। इसमें फैक्ट जो थे वो ये थे कि वेस्ट बंगाल का एक केस था, एक लॉ था। उस लॉ में जो आजीवन कारावास की बात की गई है वो 20 वर्ष तक की गई थी। ठीक है, तो इस केस को फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लेरिफाई किया और क्लेरिफाई करके ये कहा कि आजीवन कारावास का मतलब शेष जीवन है, ना कि केवल 20 वर्ष। तो इसी बात को मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 CRLJ 4124 SC में इसी बात को फिर से रिपीट किया और इस बात की पुष्टि की कि जो आजीवन कारावास होगा वो शेष जीवन का होगा, ना कि मात्र 20 वर्ष का होगा। ठीक है, अब कारावास जो है वो आजीवन है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आजीवन कारावास जो है इसे भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्या क्लासिफाई किया गया है, एक साधारण है और दूसरा सश्रम यानी कठिन। ठीक है, ये दो इसके वर्ग हैं, दो इसके क्लास हैं। ठीक है, तो कारावास जो है उसके अधिकतम की जो बात है, अधिकतम कारावास, ठीक है, जब आप सेक्शन 57 उठा के पढ़ते हैं, सेक्शन 57, तो सेक्शन 57 में अधिकतम कारावास जो है वो 14 वर्ष के बारे में बात करता है, 14 ईयर। अभी आगे मैं उसे क्लियर करूंगा कि कैसे 14 वर्ष की जो बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 57 ये कहता है, लेकिन न्यूनतम की बात करता है। ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम पनिशमेंट जो है पूरी की पूरी आईपीसी में वो सेक्शन 510, ठीक है, ये न्यूनतम पनिशमेंट की बात करता है, मिनिमम पनिशमेंट की बात करता है, जो 24 घंटे की होती है, 24 आवर। इसी के साथ ही साथ जो दो सेक्शन और हैं, ठीक है, वो भी न्यूनतम पनिशमेंट की बात करते हैं, मिनिमम पनिशमेंट की बात करते हैं। एक जो आपका सेक्शन है 397, सेक्शन 397 में लूट डकैती करते समय घातक हथियार रखना, लूट या डकैती करते समय घातक हथियार रखना। और इसी के बाद सेक्शन 378, हाँ 378 घातक हथियारों के साथ लूट इत्यादि का प्रयत्न करना। आप गौर करिएगा, ये दोनों सेक्शन जो हैं ये भी न्यूनतम पनिशमेंट की बात करते हैं, मिनिमम पनिशमेंट की बात करते हैं, और इस मिनिमम पनिशमेंट की जो अवधि है वो मिनिमम 7 ईयर है, 7 ईयर से कम नहीं होगी। ठीक है, देखिए बाकी जितने भी अपराध आप ऑफेंसेस आप पढ़ते हैं, क्राइम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो बताते हैं कि हाँ 2 वर्ष तक, ये सभी 511 पे भी आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जितने भी और अपराध हैं वो बात करते हैं, जैसे चोरी है 3 वर्ष तक की बात करता है। ठीक है, या और भी बहुत सारे दंड हैं जो इतने तक की बात करते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष तक की बात करते हैं। लेकिन मिनिमम क्या होगा, इसमें मिनिमम होने के लिए ये कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है, ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है, और उस तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय जो कॉम्पिटेंट हो वो ऐसी पनिशमेंट को, ऐसे दंड को निर्धारित करता है। ठीक है, अब अभी आपसे जो बात किया वो 2 तरह के दंड की बात की, सॉरी दंड तो कई तरह के हुए, कारावास 2 तरह के। ठीक है,
पहला कारावास जो है वो आपका सश्रम है और दूसरा साधारण है। तो कठिन कारावास जो है वो आपके सेक्शन 194 मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि के आशय से दिए गए साक्ष्य, ठीक है, सेक्शन 194 मृत्यु दंड के आशय से किसी व्यक्ति को दंडित कराने के लिए मिथ्या साक्ष्य देना, और दूसरा सेक्शन 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए गृह अतिचार करना, ठीक है। ये दो जगह कठिन कारावास की बात की गई है, ठीक है। आईपीसी में इन दो जगह पर कठिन कारावास, केवल कठिन कारावास, देखिए बहुत जगह ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, बहुत जगह जो दिए गए हैं वो पनिशमेंट के जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इतने वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, ठीक है। तो यहां ये 3 कैटेगरी हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे जोड़ दिया जाता है कि ऐसा कारावास या तो कठिन होगा या साधारण होगा। ये 5 ऐसी कंडीशन किसी भी पनिशमेंट में लगा दी जाती है, लेकिन ये 2 सेक्शन आज आईपीसी उठा के आप पढ़िएगा, उठा के देखिएगा, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो केवल और केवल कठिन कारावास की बात करते हैं। इसमें साधारण कारावास की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। कौन कौन से ये 2 सेक्शन है? पहला सेक्शन है 194, ठीक है, और दूसरा सेक्शन जो है वो 449, ठीक है। इन दोनों इन दोनों अपराधों में केवल और केवल कठिन कारावास की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं केवल और केवल साधारण कारावास कहां कहां मेंशन है, कहां कहां चीजें हैं। तो लोक सेवक जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके लिए जो ऑफेंसेस आईपीसी में मेंशन है, उन सारे ऑफेंसेस को आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप पढ़ें उठा के, तो आप पाते हैं कि जो यहां पर पनिशमेंट की बात की गई है वो केवल साधारण पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। ऐसे अपराध जो किसी लोक सेवक द्वारा किए गए हो, उनमें आपको दंड की प्रकृति जो है वो कारावास होती है, जो कि साधारण प्रकृति की होती है, ठीक। अब अगर आपके पास कागज पेन हो तो मैं कुछ आपको नोट कराना चाहता था, आप कृपया ये नोट कर लें। लोक सेवक यदि विधि विरुद्ध व्यापार करता है, ठीक है, या संपत्ति क्रय करता है, सेक्शन 168 से लेके 168 और 169, ज्यादा नहीं, सेक्शन 168 और 169 ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जहां पर लोक सेवक या तो विधि विरुद्ध कार्य करता है, विधि विरुद्ध व्यापार करता है, इलीगल कोई बिजनेस करता है, या फिर कोई संपत्ति जो विधि विरुद्ध है, इलीगल है, उसे क्रय करता है। तो ऐसी दोनों स्थिति पे जो पनिशमेंट का नेचर है इज अ सिंपल टाइप ऑफ पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट, सेक्शन 172 से लेके सेक्शन 180 तक, सेक्शन 172 से लेकर 180 तक जितने भी ऑफेंसेस बताए गए हैं ये सारे के सारे लोक सेवक के विरुद्ध हैं, और ये सारे ऑफेंसेस में सिंपल पनिशमेंट की बात की गई है, साधारण कारावास की बात की गई है, सिंपल कन्फाइनमेंट की बात की गई है, ओके। इसके बाद फिर इसी क्रम में सेक्शन 188, सेक्शन 223, 225A, 228, 291, ठीक है। 291 जो है वो कोई न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है, उसके लिए रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी अगर वो चालू रखा जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी सिंपल आपकी साधारण कारावास की प्रकृति को बताया गया है। इसी तरह से सेक्शन 341 सदोष अवरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 500
501, 502 ये सारे के पास वो है मानहानि डिफॉर्मेशन वाले पार्ट हैं, ठीक है यहाँ। और सेक्शन 509, सेक्शन 509 किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करना, ठीक है। और सेक्शन 510 उन्मत्त व्यक्ति द्वारा पब्लिक में कोई आचरण, ठीक है। तो ये ऐसे इतने सारे ये सेक्शन हैं जिनमें केवल और केवल साधारण कारावास की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पनिशमेंट का नया अगला क्रम होता है वो होता है फॉरफिटन, ठीक है। फॉरफिटर प्रॉपर्टी का, संपत्ति का संपहरण, ठीक है। फॉरफिटर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। इसके लिए हमारी पूरी आईपीसी में केवल और केवल 5 धाराएं, केवल और केवल 5 धाराएं मेंशन हैं, जिनमें से सेक्शन 61 और 62 अब रिपेल कर दी गई है, अब वो अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद जो 3 बचती हैं, 3 सेक्शन बचते हैं, वो है 126, 127 और 169, ठीक है। फॉरफिचर हमारी आईपीसी में सिर्फ इन्हीं 3 सेक्शन में अब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद अगले क्रम में जो हमारे पास पनिशमेंट का जो अगला प्रारूप है वो है जुर्माना, ठीक है। हमने मृत्युदंड को जाना, ठीक है। उसके बाद आजीवन कारावास को जाना, आजीवन कारावास के बाद फिर कारावास को जाना। कारावास की 2 प्रकृति हमने जानी, पहली कठिन और दूसरी साधारण, ठीक है। इसके बाद हमने अगला जाना संपत्ति का संपहरण, फॉरफिटन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और लास्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फाइन या जुर्माना, ठीक है। सेक्शन 137, सेक्शन 137, 154, 155, 156, 171, 278, 283, 290 और 294A, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 137, 154, 155, 156, 171, 278, 278 वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए, ठीक है, सेक्शन 278, सेक्शन 283, सेक्शन 283 लोक मार्ग या जल मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, सेक्शन 283, 290 लोक न्यूसेंस, 290 लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, 290 और 294A किसी लॉटरी इत्यादि के लिए किसी व्यक्ति से संविदा करना, प्रतिस्थापना करना, प्रपोजल देना लॉटरी इत्यादि के लिए। ये इतने सेक्शन हमारी पूरी की पूरी आईपीसी में मेंशन हैं जो केवल जुर्माने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई पनिशमेंट, कोई और चीजें नहीं जुड़ी हुई है, केवल और केवल जुर्माने के बारे में बात करते हैं। होप ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कुछ नई लगी होगी पूरी की पूरी आईपीसी में, ठीक है। सेक्शन पनिशमेंट के लिए जो सेक्शन है वो रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 137, सेक्शन 137, 154, 155, 156, 178, 278, 171, सेक्शन 171 और 278, 283, 290 एंड 294A, ठीक है। ये इतने सेक्शन हैं जो केवल और केवल फाइन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे कुल मिला के जो हमारी आईपीसी में पनिशमेंट है, ये उनके बारे में सारी चीजें हैं।
इसके अलावा जो बचती है वो बचता है एक तो सुधार करने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसको हम डिटेन्ड इन बोस्टल कहते हैं, ठीक है, जो ऐसी जगह होती है जहां किशोर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए अभी पर्याप्त समय होगा। जब हम उस सेक्शन पे आएंगे तो दिव्यांशी जी हम बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इधर हैं तो इधर बात कर लें, ठीक है। जब वो हम चैप्टर 16 में आएंगे, ठीक है, शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में जब बात करेंगे तब हम वहाँ पर इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है, इसके अलावा जो किसी को दंडित करने के लिए और एक छोटी सी व्यवस्था बचती है, वो व्यवस्था होती है डिटेंशन इन रिफॉर्मेटरीज। जो रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे बोस्टल, ठीक है, इस तरह के, या बाल सुधार गृह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो एक दंड का एक प्रावधान ये भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में रखता है, जिसमें कोई ऐसा बालक, ठीक है, जुवेनाइल, किशोर, ठीक है, इसे 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर, ठीक है, इतने टाइम के लिए इसमें किशोर को रखा जाता है, जिससे कि उसको अपराध की तरफ से हटाया जा सके और भविष्य में वो अपराध से दूर रहे, ऑफेंसेस, क्राइम से दूर रहे। उसके लिए उसे यथोचित जो हो सकता है वो सुधार का प्रयास किया जाता है, ठीक। उजागर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 CRLJ 1690 SC। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दंड दिया जा रहा है, कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उसके अपराध की प्रकृति के साथ साथ उस व्यक्ति कौन, जो कल्पित है, वो उस व्यक्ति के अपराध के साथ ही उस व्यक्ति की आयु का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए किसी भी अपराध को देते समय। मैं रिपीट कर रहा हूं, उजागर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 CRLJ 1690 SC। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि किसी अभियुक्त, किसी कल्पित, किसी क्रिमिनल को जो उसने कार्य किया है, कार्य के साथ ही साथ उसकी आयु का भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है, जो भी उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। इसी तरह से किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1999 CRLJ 584 SC, ठीक है। ये केस जो है वो आपके वही बच्चन सिंह वाले मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। बच्चन सिंह के मैटर में भी ये बात साफ तौर से ये कही गई कि मृत्युदंड जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही दिया जाना चाहिए। इस केस को वहीं आप चाहे तो मेंशन कर लें, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है। इस केस अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे, जब आप पीटी में हैं, आप पीटी दे रहे हैं, तो उस समय आपसे, मैंने पहले भी कहा था, आपसे मैच द कॉलम कर दिया गया, मैच द कॉलम में पूछ लिया गया कि हाँ ये केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ ये आपके काम में आएगा, ठीक है। किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। So this is all about section 55. We are 53. Now we are starting another section. Section 54. Section 54 साफ साफ ये कहता है
कि मृत्युदंड जो है उसका लघुकरण, उसको चेंज करना, किसी कैपिटल पनिशमेंट को, डेथ पनिशमेंट को चेंज करके आजीवन कारावास में बदलना, इसका अधिकार किसके पास होगा? केवल और केवल समुचित सरकार के पास होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो है जो अपराध किया गया है, उस अपराध के माध्यम से हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अगर केंद्रीय कोई अधिनियम है, मृत्युदंड का मामला है, पहली बात तो ये कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्युदंड का कोई मामला है तो, और या तो फिर कोई अपराध ऐसा है जो केंद्रीय विधि में आती है, सेंट्रल लॉ में आता है, तो उसके लिए फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो हमारी केंद्र की सरकार होगी। ठीक है। और अगर कोई मामला राज्य निर्मित किसी विधि के अंतर्गत आया हुआ है, उस मामले में जो लघुकरण का अधिकार होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को होगा। ठीक है। नाउ सेक्शन 55, सेक्शन 55, सेक्शन 55 भी साफ साफ ये कहता है कि आजीवन कारावास जो है, आजीवन कारावास, यहां सेक्शन 54 क्या है? मृत्युदंड के बारे में बात करता है। देखिए एक सवाल है अभी दीपक का, व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन। ठीक है। तो अभी मेरी क्लास में एक चीज मैं थोड़ा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट के जो 5 मिनट या 10 मिनट होंगे, टाइमिंग तो कोई ऐसी बाउंडेशन है नहीं आपके साथ कि हाँ आधे घंटे पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटे पढ़ाना है, कोई ऐसी टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है। एक जितना लेक्चर जो है वो एक बार सरसरी तौर से निगाह से देख लिया है, उतनी कोशिश करता हूँ कि हाँ उतनी फिनिश कर लूँ। तो लास्ट के 5-7 मिनट जो है वो आपके जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज के लिए मैं छोड़ रखूँगा। ऐसे क्या होता है कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कुछ दिमाग में हैं, कुछ बताना चाह रहा हूँ, और आपका जो मैसेज सामने है उस मैसेज के साथ फिर इंटरेक्ट करने में फिर वो चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, और जो मैं आपको बताने वाला था वो भी चीज़ें रह जाती है। ठीक है। तो दीपक जी जरूर लास्ट के 5-10 मिनट में मैं इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। आपके साथ क्या, सभी के साथ सवाल वही है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ओके, इस सवाल को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सेक्शन 55 में भी वही बात है, समुचित सरकार। 54 में मृत्युदंड को, ठीक है, और सेक्शन 55 में आजीवन कारावास को लघुकरण यानी छोटा करने की बात है, क्षमा करने की बात है, कितना उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसकी बात है। तो ये बात जो होगी वो आपके समुचित सरकार के माध्यम से होगी। बस ये ध्यान रखने की बात है कि एक सेक्शन 54 है जो मृत्युदंड के लिए, और सेक्शन 55 जो है आजीवन कारावास के लिए। ओके। नाउ 55A, 55 अभी मैं बार बार आपसे जिस बात में बात कर रहा था वो यहाँ सेक्शन 55A में बता दी गई है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार क्या है। सेक्शन 55A में आपके साथ इस चीज को क्लियर कर दिया गया है आईपीसी में ही, और आईपीसी में ही संघ की कार्यपालिका का विस्तार जहां तक है वो सारी चीजें केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, और राज्य के जो विषय हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। सेक्शन 56 रिपेल है, अब वो अस्तित्व में नहीं है। सेक्शन 57, बहुत ध्यान से इस सेक्शन को आप सुनिएगा। अगर आपके पास बेयर हो, अगर आप बेयर की पहुंच तक हैं तो आप बेयर में भी इस सेक्शन को उठा के देखें। सेक्शन 57, सेक्शन 57 जो है वो दंडावधियों की भिन्नों के बारे में बात करता है। ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। अब ये दंडों की भिन्नें क्या होती हैं, ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा आप एक बार समझ लें, फिर सेक्शन 57 आपको हमेशा ये याद रहेगा, कभी आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसे पनिशमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी आईपीसी में उनके बारे में स्पष्ट अपराध के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सॉरी स्पष्ट पनिशमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा अपराध आपके दिमाग में आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं।
सेक्शन 116 धारा 116 और धारा 511 दोनों सेक्शन को आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों सेक्शन में कोई अपराध तो मेंशन है, बताया गया है, लेकिन इस अपराध के लिए पनिशमेंट कितना होगा ये दोनों ही सेक्शन में क्लियर नहीं किया गया है। दोनों सेक्शन में आप उठा के देख लीजिएगा, बेयर आपके पास हो तो आप पलट के देख लें, और नहीं तो आप बाद में इस चीज को डिस्कस कर लीजिएगा। दोनों सेक्शन में अपराध को बताया नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहां यही मेंशन किया गया है कि जो 116 और 511 दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां सिर्फ इतना बताया गया है कि जो इस अपराध के लिए अधिकतम होगा, जैसे 511 की बात करें हम, ठीक है, अगर मान लीजिए कि चोरी का प्रयत्न है, ठीक है, चोरी का प्रयत्न किया गया है, तो चोरी के प्रयत्न में मैक्सिमम दंड कितना है, पनिशमेंट कितना है, 3 ईयर है मैक्सिमम, ठीक। और अब इसकी भिन्न की बात करें, अगर चोरी का प्रयत्न है तो चोरी के प्रयत्न के लिए कितना पनिशमेंट होगा, चोरी के प्रयत्न के लिए पनिशमेंट 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है, यानी 36 को 4 से डिवाइड करें तो हो गया 8 32 9 36, हाँ 9 मंथ, ठीक है। तो अगर चोरी का प्रयत्न है तो आपको 9 मंथ की पनिशमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये 511 में कहीं मेंशन नहीं है। 511 में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि जो अपराध किया गया है, जो प्रयत्न किया गया है जिस अपराध का, उस अपराध के मैक्सिमम पनिशमेंट के 1/4 का पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन 116 जो है वो कोई ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का है जो कारावास से दंडनीय है। सेक्शन 116 किसी ऐसे अपराध के लिए बात करता है जो कारावास से दंडनीय है, लेकिन इसमें खुद का कोई अपराध मेंशन नहीं किया गया है कि कितना इसमें पनिशमेंट दिया जाएगा, कोई ये मेंशन नहीं किया गया है। तो जिस अपराध के दुष्प्रेरण का कार्य किया गया है, देखिए 116 और 511 इन दोनों को एक साथ कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। दुष्प्रेरण का प्रयत्न किया गया है और उस दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए जिस अपराध के लिए दुष्प्रेरणा की गई है, अगर वो अपराध नहीं किया गया है तो यहां पे भी 1/4 ही पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी जिस अपराध, जैसे चोरी के अपराध के लिए मैंने आपको दुष्प्रेरित किया और आपने वो कार्य नहीं किया, तो चोरी के अपराध की मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, तो यहां पर मुझे 9 महीने की सजा हो सकती है। सेक्शन 57 सिर्फ इन्हीं बातों की बात करता है। भिन्नो वर्ड वहां जो आया हुआ है उसका सिर्फ यही मतलब है कि जो 116 और 511 में है, ठीक है, यानी बटे में 1/4 कर दिया जाता है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 कर दिया जाता है, तो जो 1/4 किया जा रहा है यही आपकी वो भिन्ने हैं। इसकी टोटल पनिशमेंट जो होगी, ये ग्रैंड टोटल जो होगा, वो किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में कितना नहीं होगा, 14 वर्ष। एक सेकंड, $57 या 57, हाँ 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। यहां जो 20 वर्ष, सेक्शन 57 में जो 20 वर्ष की बात की गई है, वो यही जो 511 का 1/4 या सेक्शन 116 का 1/4, इन दोनों में 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आजीवन कारावास का मतलब यहां इन दोनों का मतलब, इन दोनों सेक्शन में 20 साल से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, अब एक उदाहरण लेके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं।
मान लीजिए आपने एक या मैंने एक अपराध किया, ठीक है, और वो अपराध पूरा नहीं हो पाया, वो प्रयत्न की कोटि में आ गया, ठीक, और प्रयत्न की कोटि पे आने पर मुझे 511 में उसे दंडित किया गया, ठीक है। अब 511 में मैं दंडित हो गया और उसमें मुझे उस 511 में मुझे आजीवन कारावास का दंड मिला। तो ये आजीवन कारावास का दंड किसी भी स्थिति में 20 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। सेक्शन 57 ये बात स्पष्ट तौर से कहती है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में इसको लेके कोई शंका होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद 57 के बाद 58, 59 ऐसा कुछ विशेष नहीं है, एक नज़र आप देख लीजिएगा, ठीक है। 59 कारावास के बदले निर्वसन की बात करता है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। 58 में निष्कासन के लिए तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसे निरसित कर दिया गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो धारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो सेक्शन 60, धारा 60। धारा 60 में किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध के लिए जो दंड दिया गया है उसका कुछ भाग साधारण हो सकता है और कुछ भाग कठिन हो सकता है। मतलब साश्रम भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो पनिशमेंट जिस कोर्ट से दी जा रही है ये उस पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन या तो साधारण होगा या कठिन होगा, या कुछ हिस्सा साधारण हो सकता है और कुछ हिस्सा कठिन हो सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 60 के बारे में बात होती है। इसके बाद फिर वही 61, 62, 63, ठीक है, ये सारी की सारी जो है 62 तक निरसित है। फिर 63 जुर्माने की रकम के बारे में बात करता है, ठीक। 63 में जहां जुर्माने की रकम नहीं मेंशन है, 63 जुर्माने की बात करता है और ये कहता है कि जो जुर्माना होगा वो दिया जाएगा। और जहां जुर्माने की रकम किसी अगर सेक्शन में नहीं है, कारावास तथा जुर्माना दो शब्द आता है, लेकिन जो जुर्माने की रकम अगर मेंशन नहीं है तो जुर्माना जो होगा वो उचित होगा, ठीक है, मामले की गंभीरता और किए गए अपराध को ध्यान में रखते हुए उचित होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जहां मेंशन नहीं है, जहां मेंशन है तो वहां तो कोई इशू नहीं है। फिर 64 जुर्माना न देने पर कारावास अतिरिक्त होगा। अगर जुर्माना नहीं दिया गया है, अगर मान लो दोनों पनिशमेंट दी गई है, कारावास और जुर्माना दोनों को दिया गया है, तो इस स्थिति में अगर व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया है तो जुर्माना ना देने की कंडीशन में कारावास जो होगा वो जो रेगुलर कारावास था उसके बाद एडिशनल होगा, ठीक। 66 जुर्माना न देने पर कारावास किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आपको पनिशमेंट में कठोर कारावास दिया गया है और जुर्माना दिया गया है, आप जुर्माना का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस दशा में आपको जो कारावास दिया जाएगा, जुर्माने का भुगतान ना करने की स्थिति पे जो कारावास दिया जाएगा वो उसी प्रकृति का होगा जिस प्रकृति का आपका मेन पनिशमेंट होगा, मेन इम्प्रिजमेंट जितनी होगी। यानी आपका मेन कोर्स जो होगा वो स्टार्टर की तरह ही होगा, जैसा आपका स्टार्टर होगा वैसा ही आपका मेन कोर्स होगा। मतलब जुर्माना ना देने पे जो आपको एडिशनल कारावास की सजा जो मिलेगी तो वो पहले वाले कारावास की तरह ही आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है। और इसमें भी अगर जुर्माना जो है 50 रुपए तक का है, ठीक है, अगर जुर्माना 50 रुपए तक का है तो 2 महीने का कारावास, जुर्माना 100 रुपए तक का है तो 4 महीने का कारावास, और 100 रुपए से अधिक का है तो मैक्सिमम 6 महीने का कारावास जो है वो आपका बढ़ाया जाएगा, उसी पनिशमेंट में और जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 67 इस बारे में प्रोविजन देता है। सेक्शन 68 जुर्माना देने पर कारावास समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको केवल और केवल जुर्माने से दंडित किया गया है, ठीक है,
अगर आपका अपराध जो है वो केवल और केवल जुर्माने से दंडित किया गया है और आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो कारावास होगा वो सेक्शन 65 के अंतर्गत 1/4 होगा। ठीक है, सेक्शन 1 जो मेन जितना पनिशमेंट होगा उसका वो 1/4 ये सेक्शन 65 में मेंशन है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और आपने 100 रुपए का आपको फाइन हुआ, आप 100 रुपए का फाइन पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या है, आपको जेल कर दी जाएगी, आपको कारावास दे दिया जाएगा। ठीक है, और कारावास जो होगा वो 100 रुपए तक 4 महीने का है। अब अगर मान लीजिए आपने 1 महीने का कारावास भुगत लिया, ठीक है, और 1 महीने के कारावास भुगतने के बाद आप 75 रुपए का फाइन जमा कर दे रहे हैं, ठीक, तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा, आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 69 क्लियर करता है। 69 बताता है कि अनुपातिक भुगतान होने पर कारावास उतना कम कर दिया जाएगा। ए ने एक अपराध किया जिसके लिए उस पर 100 रुपए का दंड किया, जुर्माना किया गया। ठीक है, केवल जुर्माने से दंडित है वो, 100 रुपए का जुर्माना। अब उसके पास पैसे नहीं है तो उसको 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। 4 महीने की जेल में 1 महीना वो बिता लेता है जेल में, और अगर 75 रुपए का फाइन वो भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, माना जाएगा कि उसने अपने अपराध का पूरा दंड, पूरा पनिशमेंट पा लिया। धारा 70 थोड़ा सा इसे आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक, धारा 70 जो है वो बताती है कि अगर किसी व्यक्ति ने जुर्माना कोई अपराध किया, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान देके समझें। अगर कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया और उस अपराध में उसे जुर्माना दिया गया, अब उसके पास पैसे नहीं है जुर्माने को भरने के लिए, तो अगर मान लो हम उसको जेल में डाल दें तो क्या उसका जुर्माना माफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए। जुर्माने के भुगतान ना होने पर जेल में जो रखा जाता है, कारावास में जो रखा जाता है, वो केवल और केवल इसलिए रखा जाता है ताकि आप उस फाइन को पे कर दें। अगर आप उस फाइन को पे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे फाइन को आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वेटेज यानी भार के रूप में रखा जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी से उसे वसूला जा सकेगा। लेकिन ऐसा जुर्माने का वसूला जाना, ऐसे मामले को सिविल प्रक्रिया में ले जाएंगे, सीपीसी में ले जाएंगे, और जिस दिन डिक्री हो गई है उस डिक्री से 6 साल के भीतर वसूला जाना चाहिए। अगर 6 साल का समय बीत गया है तो फिर उसे नहीं वसूला जा सकता। फिर से आप इस बात को समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब अपनी मनचाही सीट पे बैठेंगे तो वहां आपको इसकी बहुत जरूरत होगी। वहां पर जो सेक्शन 70 है वो जुर्माने के बदले कारावास जो है वो कोई चयन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है या तो हम फाइन चुका दें और या जेल चले जाएं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हम जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हमको जेल में रखा जाएगा, ठीक है, और जेल होने के बाद हमें वो फाइन तो देना ही देना है, ठीक है, वो फाइन तो देना ही देना है, और इस फाइन को हमारी प्रॉपर्टी पर वेटेज माना जाएगा, भार समझा जाएगा, चार्ज समझा जाएगा, ठीक है, और ऐसे चार्ज को सीपीसी के अंतर्गत सिविल सूट में डिक्री लाके इसे वसूला जा सकेगा। बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक है कि ये डिक्री के 6 साल के भीतर इसकी वसूली हो जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज सेक्शन 70 सेक्शन 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की दंडावधि के बारे में बात करता है।
अगर मान लीजिए आपने ए नाम के व्यक्ति को 50 लाठियां मारी, एक लाठी मारने पे अगर आपको 6 महीने का कारावास है, ठीक है, तो आपने 50 लाठी धर दी, अब 50 लाठी पीटने पे आपकी सजा कितनी हो जाएगी? 6 मंथ इंटू 50। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी बात को सेक्शन 71 क्लियर करता है, ठीक है। सेक्शन 71 ये कहता है कि अगर कोई अपराध कई सारे कृत्यों से मिलके बना है तो उन सारे अलग अलग कृत्यों के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा। अगर वो अपराध कई सारे कृत्यों से मिलके एक अपराध की परिभाषा में आता है तो जिस अपराध की परिभाषा में वो आता है उसी दंड से उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो अनेक कार्य जो हैं वो मिलकर एक अपराध बनाते हैं और उनमें अगर कोर्ट जो है, मान लो एक व्यक्ति को आपने, ए ने बी को पहले किडनैप किया, किडनैपिंग के समय उसे 4-6 झापड़ मारे, थोड़ी सी उपहति भी कर दी, थोड़ी सी घोर उपहति भी कर दी, ब्लड वोड निकल आया, दांत तोड़ दिया, उसके बाद फिर वहां मर्डर हो गया उस पूरी किडनैपिंग में। तो हालांकि आईपीसी में इसलिए इसके लिए तो अलग से प्रोविजन है, लेकिन अगर मान लो प्रोविजन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हाँ ऐसे कोई सेक्शन होता ही नहीं आईपीसी में, तो इसमें जो अपराध सबसे बड़ा वाला होगा उसके लिए उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और माना जाएगा कि बड़े वाले अपराध को करने के लिए बाकी चीजें जो हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक। सेक्शन 72, जहां कई सारे अपराधी हैं और कोई अपराध हुआ है, जहां कई सारे अपराधी हैं और कोई अपराध हुआ है और उस दशा में अपराध जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। अपराध ए ने कौन सा अपराध, मान लो 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध किया, एक कोई अपराध किया। अब ए जो है उसने इस अपराध में क्या काम किया, उसका क्या पार्टिसिपेशन है, कैसे उसने किया, तो सेक्शन 34 लग जाएगा, उसे छोड़ा तो जाएगा नहीं, साफ सी बात है, ठीक। लेकिन अगर अपराध और उस प्रकृति स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो उस किए गए अपराध के लिए जो सबसे कम दंड होगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 72 ये कहता है। इसके बाद सेक्शन 73, सेक्शन 73 जो है वो एकांत परिरोध के बारे में बात करता है। एकांत परिरोध का मतलब यह है कि वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि व्यक्ति को अकेले रखा जाता है ताकि उसके द्वारा किए गए अपराध, उसने क्या किया है, उसका परिणाम क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में वो अकेले रह के सोच सके। लेकिन एकांत परिरोध जो है वो किसी भी अवस्था में जो होगा वो 3 माह से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 6 महीने का कारावास है तो 6 महीने के कारावास में 1 महीने का एकांत परिरोध का अपराध किया जाएगा, ठीक है। अगर 6 महीने से 1 वर्ष तक का अपराध है तो 2 माह का, और अगर 1 वर्ष से अधिक है तो 3 महीने तक का एकांत परिरोध किया जाएगा, ठीक है। और किसी भी दशा में सेक्शन 74 यही, इसके बाद तुरंत बाद सेक्शन 74 ये कहता है कि किसी भी दशा में एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होगा, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ये 2 चीजें ध्यान रखें, किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा और 1 माह में 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। सेक्शन 75 जो है वो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात करती है कि किसी अपराध के व्यक्ति, अपराधी को, किसी अपराध किए गए व्यक्ति यानी कोई अपराधी व्यक्ति जो है उसका पुराना जो दोष उसने किया है, जो अपराध उसने किया है, उस अपराध से पहले भी अगर वो किसी अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है तो उस दशा में उसका पूर्व का अपराध
इस नए वाले अपराध में क्या पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है या उतनी ग्रेविटी रखता है। तो इसके लिए एक मापदंड है कि अगर पहले किया गया अपराध, ठीक है, 3 वर्ष से अधिक से दंडित है, पहले जो अपराध एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में दोष सिद्ध हो चुका है, और अगर पूर्व दोष सिद्धि में जो उसने अपराध किया है उस अपराध के लिए उसे 3 वर्ष तक का दंड है उस सेक्शन में, उस जगह पर, तो ऐसे अपराध को पूर्व दोष सिद्धि के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। भले उसे कितना पनिशमेंट, उसने कितने दिन जेल में बिताया, इससे मतलब नहीं है। चोरी है, जैसे चोरी के लिए 3 वर्ष का कारावास है, ठीक है। अब 3 वर्ष के कारावास में हो सकता है उसे 6 महीने का ही कारावास मिला हो, 6 महीने वो जेल में रहा हो, ठीक है, लेकिन उसका कारावास 3 वर्ष तक की, उसका कारावास जो है वो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित है। तो ऐसी स्थिति पे क्या होगा, अगला जो अपराध उसने किया है, यानी वर्तमान समय में जो अपराध उसका चल रहा है, उसके लिए पूर्व दोष सिद्धि को कंसीडर किया जा सकेगा, ठीक है। ऐसे मामले पूर्व दोष सिद्धि जो है वो प्रयत्न में कंसीडर नहीं होंगे। ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि अटेम्प्ट में 511 में पूर्व दोष सिद्धि को कंसीडर नहीं किया जाता। दिमाग में रख लें अच्छी तरह से, 511 में पूर्व दोष सिद्धि को कंसीडर नहीं किया, 511 का पूर्व दोष सिद्धि जो है 511 में कंसीडर नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टर्न की जो चीजें होंगी वो अब आपको हम सेक्शन 76 से स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये पार्ट आपको और अधिक रोचक लगेगा और अधिक आप इसमें कंफर्टेबल होंगे। पूरी कोशिश ये है कि ये आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए और साथ ही साथ आपको बहुत ढंग से मेमोराइज हो जाएं, ताकि ह्यूमन एरर आपसे अपनी परीक्षाओं के दौरान ना होने पाए। हाँ, अभी आप जिनके मन में जो भी सवाल है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नियर अबाउट 1/4, दीपक जी नियर अबाउट 1/4 से क्या मतलब है? नियर अबाउट 1/4 जो है वो सेक्शन 65 में कंसीडर होता है, जो मैक्सिमम होगा उस पनिशमेंट के लिए, ठीक है, उसका 1/4 दिया जाएगा अगर जुर्माना नहीं पे किया गया है, ठीक है। जो मैक्सिमम उसकी पनिशमेंट होगी उसका 1/4 दिया जाएगा अगर जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया है। यस, प्लीज अपने सवाल कंटिन्यू करें अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। सर सेक्शन 75 रिपीट कर दें। सेक्शन 75 जो है वो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात करता है। मेरा कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, क्रिमिनल केस चल रहा है और मुझे कोई दंड होने वाला है, और इससे पहले भी मैंने कोई अपराध किया है और उसके लिए मैं जेल जा चुका हूं, ठीक। ऐसी स्थिति पे जो पहले मैंने अपराध किया था उस अपराध के लिए अगर 3 वर्ष तक का कारावास है, भले मैं उस अपराध में 6 महीने जेल में रहा, 1 साल जेल में रहा, 2 साल रहा, लेकिन अब अगर वो अपराध 3 साल तक के लिए पनिशेबल था, तो आज वाले मामले में उस अपराध के बारे में मेंशन किया जा सकेगा और उसके कारण आज के अपराध में जो मेरा पनिशमेंट है वो थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाला अपराध 3 वर्ष से कम का है तो उसको यहां मेंशन नहीं, उसके कारण यहां अपराध में वृद्धि होने की गुंजाइश नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई कार्य जो अपने आप में विरलतम हो, अद्भुत हो, एकदम जैसे इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि नयापन लिए हुए हो कि जिसको हम कल्पना ही नहीं कर सकते। पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट, यस दीपक।
तो अगर कोई ऐसा कार्य है जो अपने आप में विरलतम है, जैसे बचन सिंह का जो मैटर था उसमें क्या है कि एक जिसके नाम पे आपने देखा होगा कि हर वर्ष 26 जनवरी को बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रियंका कौन चोपड़ा करके दो बच्चों का 2 पुरस्कार 26 जनवरी को बांटा जाता है। वो उन्हीं 2 विक्टिम्स के नाम पे बांटा जाता है। ये बचन सिंह के मामले में जिन 2 व्यक्तियों की 2 बच्चों की हत्या की गई थी, उन्हीं बच्चों के नाम पे 26 जनवरी को जो बहादुरी बेवरी पुरस्कार दिया जाता है बच्चों को दिल्ली में, वो उन्हीं दोनों के नाम पे है। मुझे नाम इस समय स्किप हो रहा है, दिमाग से निकल रहा है। इस मैटर में हुआ ये कि नहीं, ये तो रंगा बिल्ला का मैटर था। ठीक, ये रंगा बिल्ला का मैटर था। ठीक है, तो बचन सिंह का जो इशू था वो थोड़ा सा दिमाग से डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब यह है कि ऐसा अपराध जो अपने आप में विरलतम हो, जो सामान्यता देखा ही ना गया हो। ठीक है, जैसे कोई ऐसा अपराध है कि व्यक्ति जो है किसी बालक या किसी बालिका का बलात्कार करता है, रेप करता है, रेप करने के बाद फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, काटने के बाद शरीर को अलग अलग जगह पर फेंक देता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके, वो बच सके। ऐसे मामले जो अपने आप में विभत्स पैदा करते हो, ठीक है, ऐसे मामले जो हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आएंगे, जो पहले ना सुने गए हों, अपने आप में अद्भुत हो। इनकी कोई विशेष हालांकि दिया गया था, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या वो गाइडलाइन दी गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पर्टिकुलर गाइडलाइन दी थी, 5 या 6 गाइडलाइन दी थी कि किन किन आधारों पर हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की हम डेफिनेशन निकालेंगे। तो इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ये डिस्कस लूंगा। इट इज पॉसिबल टू कमिट अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। सेक्शन 116 एक बार आप जरूर पढ़ें, सेक्शन 116। दीपक, सेक्शन 116 एक बार आप जरूर पढ़ें। ओके, और कोई सवाल? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जनरल रिसेप्शन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको और अधिक रोचक लगेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।